नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे LRASM यानी कि लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल की। और स्पेशली दोस्तों इन मिसाइल्स ने नेवल वारफेयर का सिनेरियो चेंज करके रख दिया है। स्पेशली अगर बात करें, इन्होंने गन, टॉर्पीडो, एरियल बॉम्ब सभी को रिप्लेस कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इसी पे बात शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ही चाइना अपनी नेवल पावर बढ़ा रहा है, स्पेशली वारशिप को डिजाइन करके जो कि हार्ड हिटिंग, लॉन्ग रीचिंग और बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है, तो उसके बाद में यूएस ने भी अपनी सरफेस वारफेयर कैपेबिलिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। दोस्तों अक्टूबर 11 1967 को इसराइली डेस्ट्रॉयर इलियट को इजिप्ट की P-15 क्रूज मिसाइल ने डुबो दिया। और उसके बाद दुनिया ने यह जाना कि यह मिसाइल बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं और लंबी दूरी से काम कर सकती हैं। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 के समय जर्मनी की एयरफोर्स ने एयर लॉन्च्ड एंटीशिप मिसाइल से कई जगह पर सफलताएं हासिल की, लेकिन दोस्तों अभी सरफेस कम्बैटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ऐसे मॉडल तैयार किए जा सकते हैं। और दोस्तों उसके कुछ समय बाद यूएस नेवी ने भी AGM-84 हार्पून मिसाइल का आविष्कार किया। ये एक सबसोनिक सी स्किमिंग वेपन है और इसका वारहेड 488 पाउंड का होता है और इसे किसी भी शिप, सबमरीन या फिर एयरप्लेन से लॉन्च किया जा सकता है और इसे बहुत से देश इस्तेमाल करते हैं और अभी यह इंडिया को भी मिलने जा रहा है। और दोस्तों इसका जो लैंड अटैक वर्जन है SLAM-ER, जो कि यूएस नेवी के फाइटर जेट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एंटी शिप हार्पून मिसाइल भी है जो बहुत सी मिसाइल बोट्स को डुबा चुकी है। लेकिन दोस्तों इस हार्पून मिसाइल की उस समय रेंज बहुत कम थी। तो उसके बाद दोस्तों कोल्ड वार के बाद चाइना और रशिया ने भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित करने शुरू कर दिए और यूएस उसमें पीछे रहने लग गया और यूएस के बहुत से डेस्ट्रॉयर और सबमरीन से भी इसे हटा लिया गया। उसके बाद यूएस नेवी ने SM-6 मिसाइल का इस्तेमाल करना शुरू किया जिसकी रेंज ज्यादा थी, लेकिन इसके अंदर जो वारहेड का साइज था वो सिर्फ 140 पाउंड था, तो ये भी पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं था। और दोस्तों रशिया और चाइना के द्वारा जो डेवलप की गई मिसाइल्स थी उनके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी थी और वे सुपरसोनिक स्पीड की थी। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो रशिया की जो रैमजेट पावर्ड P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल थी, इसकी भी टारगेट को भेदने की क्षमता 370 माइल्स थी। इसके अलावा दोस्तों चाइना की YJ-18 मिसाइल है जो कि कैलिबर क्रूज मिसाइल से डेवलप की गई है, ये भी मैक 3 की स्पीड तक जाती है। और इसके अलावा दोस्तों रशिया इंडिया के द्वारा तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइल जो कि टारगेट पर जाने से पहले एस शेप्ड इवेसिव मैनूवर करती है और इसको दोस्तों डिटेक्ट करना या फिर इसको एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा ट्रैक करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इवन ये दुनिया की सबसे फास्टर क्रूज मिसाइल है। और दोस्तों उसके बाद में आता है LRASM का दौर। दोस्तों यूएस नेवी ने फाइनली इस मिसाइल की तरफ काम करना शुरू किया जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी और बहुत ज्यादा ऑफेंसिव वेपन था। दोस्तों इसके लिए उसने अपनी ऑलरेडी जो उनके पास मिसाइल थी उसके ऊपर काम करना शुरू किया और AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल बनाई जो कि स्टेल्थी भी थी और सी स्किमिंग की भी कैपेबिलिटी थी और इसकी रेंज 230 माइल्स। और 2018 के अंदर इसके दो वर्जन देखे गए, एक्सटेंडेड रेंज और शॉर्ट रेंज, और इसे B-1B बॉम्बर्स के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका प्रयोग सीरिया के एक रिसर्च सेंटर जो कि बरजे के अंदर है वहां पर किया गया। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन ने अपने AGM-158C मॉडल के साथ एंटीशिप मिसाइल बनाई और इसे नाम दिया लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल। ये रशियन स्टाइल सुपरसोनिक मिसाइल से ज्यादा फास्ट थी। इसके अलावा दोस्तों इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल था और ये बहुत दूरी तक आने के बाद ही दिखती थी, यानी इन्हें बहुत देरी के बाद डिटेक्ट किया जाता था। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम से लैस इन मिसाइल के अंदर F-107 टर्बोफैन इंजन लगा था और 1000 पाउंड तक का वारहेड भी लगा था और ये जो कि हार्पून मिसाइल के वेट से डबल या ट्रिपल था। और ये मिसाइल बहुत से सेंसर से लैस होती है ताकि दोस्तों ये फ्रेंड एंड फो को पहचान सके, सिविलियन और फ्रेंडली जगह पर टारगेट न करे। और इसके अलावा इसके रडार प्रोफाइल के अंदर हर तरह का डाटाबेस फीड होता है और ये कोर्स करेक्शन भी कर सकती है अपनी लॉन्च के दौरान। और इसके अंदर डे नाइट कैमरा भी लगा है। और दोस्तों इससे जब पहले टारगेट किया जाता है तो इसको गाइडेंस दी जाती है, लेकिन ये मीडियम एल्टीट्यूड तक ही ऐसा बिहेव करती है और उसके बाद अगर इसका डाटा लिंक डिस्टर्ब भी हो जाए तो इसका एक इंटरनल गाइडेंस सिस्टम भी है जो इसे सही दिशा दिखा देता है। और अगर दोस्तों इसके बीच में कोई न्यूट्रल शिप आ जाए तो यह मैनूवर करके अपनी दिशा भी चेंज कर सकती है। तो ये इसके अंदर खासियत थी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसका जो सेंसर है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर इसके अंदर है, जिसकी वजह से ये अपने रडार की रेंज नहीं छोड़ती बल्कि दुश्मन के रडार के हिसाब से होम करती है और इस तरह से ये एक स्टेल्थी प्लेटफॉर्म भी बन जाता है। इसने दोस्तों 2018 के अंदर B-1B बॉम्बर्स के साथ सर्विस में आई
उसके बाद में दोस्तों FA-18 या F सुपर हॉर्नेट जेट के साथ भी 2019 के अंदर इसको अटैच किया गया और उसके बाद इसे क्रूजर और डेस्ट्रॉयर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी लगाया गया, जहां से ये वर्टिकली लॉन्च भी हो सकती थी। और दोस्तों जो फ्रिगेट स्मॉल साइज के हैं उनके लिए लॉकहीड मार्टिन ने एक कैनिस्टर लॉन्च्ड वर्जन भी इस्तेमाल किया है, जो कि चीपर भी है और जिसकी रेंज थोड़ी शॉर्टर होती है, लेकिन दोस्तों स्मॉल मिशंस के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इन मिसाइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका प्राइस, क्योंकि रफली $3 मिलियन पर मिसाइल कॉस्ट करता है और ये दोस्तों हार्पून मिसाइल से इवन डबल या ट्रिपल है। और अभी इसे यूएस नेवी ही एक्वायर करना चाहती है। उसने 467 LRSM का ऑर्डर दिया है और अभी 23 केवल ऑर्डर के ऊपर है। और दोस्तों लॉन्ग रेंज मिसाइल असल में तभी इफेक्टिव होती है जब उसके अंदर लॉन्ग रेंज सेंसर भी हो, यानी वे टारगेटिंग डाटा अपने लॉन्च प्लेटफॉर्म को देते रहें। और दोस्तों ऐसा कुछ एक एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि F-35C स्टेल्थ फाइटर की बात करें, जिसके अंदर कोऑपरेटिव एंगेजमेंट टेक्नोलॉजी है और ये अभी भी बताया जाता है पूरी तरह से नहीं अंडर डेवलपमेंट है और इन मिसाइल्स के लिए ये अभी तक विकसित नहीं की गई है। और दोस्तों हालांकि ये मिसाइल जो है रडार को इवेड कर सकती है, डिले रिस्पॉन्स कर सकती है दुश्मन के डिफेंस सिस्टम का, लेकिन दोस्तों शॉर्ट रेंज के अंदर इसकी सबसोनिक स्पीड जो है वो कारगर नहीं है, इसलिए दोस्तों इससे बैकफायर भी इसका हो सकता है और इसे किल भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके लॉन्ग रेंज वर्जन के ऊपर ज्यादा काम किया जा रहा है। लॉकहीड के द्वारा इसके सबमरीन लॉन्च वर्जन को भी बनाने की कोशिश हो रही है और लॉन्ग रेंज वर्जन में दोस्तों ये एक अच्छा सिस्टम हो भी सकता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें शॉर्ट रेंज के अंदर अभी भी उनकी कोशिश भी ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी की तरह इसके ऊपर भी रैमजेट पावर इंजन का इस्तेमाल करके कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ न पाए, लेकिन अभी तक अमेरिका को इसके अंदर कामयाबी नहीं मिली है। तभी दोस्तों कहा जाता है ब्रह्मोस दुनिया का सबसे बढ़िया वेपन सिस्टम है। तो दोस्तों अंत के अंदर बात यह है कि अभी मिसाइल्स के ऊपर सभी देशों की जो कार्यक्रम है वो ज्यादा चल रहे हैं और इसके अंदर इंडिया को बहुत ज्यादा सफलता मिली है ब्रह्मोस मिसाइल का अगर नाम ले, और इसके दोस्तों अभी भी काफी ज्यादा टेस्ट पेंडिंग है। स्पेशली दोस्तों F-18 से अभी इसके सारे टेस्ट सफल नहीं हुए हैं LRASM के। तो इस तरह दोस्तों अभी सारी दुनिया यही कोशिश के अंदर है, उधर से चाइना ने अपने वारशिप बढ़ाने शुरू किए हैं। तो इसका देखते हैं दोस्तों कि कौन देश कामयाब होता है, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि जो ब्रह्मोस पे हमारा कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है और यूएस का जो LRASM प्रोग्राम है वो अभी भी डाउन द लाइन है। धन्यवाद, जय हिंद।